हेलो एवरीवन, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे। आज बच्चों हम ट्वेल्थ रसायन विज्ञान में बिलियन चैप्टर में वन शॉट क्लास लेकर आए बच्चों। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाले हैं, नहीं कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार हमारे साथ सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे क्लास में और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुभारंभ करते हैं बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बिल्कुल हमारे साथ सही बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे फटाफट। ओके ना, सही बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे और बताएंगे ऑडियो भी क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुभारंभ करते हैं और पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ बच्चों। ठीक है, कि देखिए मिश्रण जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है विसमांगी मिश्रण और एक होता है हमारा समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। विसमांगी जो है ये क्या है ना, अलग अलग दिखता है, जबकि हमारा इसमें समांगी मिश्रण, जैसे कि हम नमक और पानी का या नमक और चीनी का मिश्रण लें तो ये हमारा अलग अलग नहीं दिखता है। इसलिए विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ये पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। ज़रा ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। बिल्कुल इस तरह के सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा इम्पोर्टेंस है कि विलयन के घटक। विलयन में दो होते हैं घटक, एक हमारा विलेय होता है, दूसरा हमारा विलायक होता है। तब मिलके जाके हमारा विलयन बनता है बच्चों। ठीक है, देखिए विलेय का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम हो, जैसे कि चीनी और नमक। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, बोले तो पानी। और दोनों मिल के क्या बनाता है, तो विलयन का निर्माण करता है। सारे पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चों। बिल्कुल यहीं से सवाल सीधे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और बिलियन अवयवों की संख्या के आधार पर हमारा बिलियन जो होता है ये क्या होता है, द्विअंगी होता है। ठीक है ना, एक हमारा त्रिअंगी होता है, एक हमारा चतुर्थंगी होता है। यानी कि द्विअंगी में हमारा एक सॉल्यूट, एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक होता है, जिससे हमारा क्या हो गया, साल्ट और वाटर का ये मिश्रण हो गया। त्रिअंगी का मतलब हो गया नमक, चीनी और पानी। चतुर्थंगी का मतलब हो गया नमक, चीनी, नींबू और पानी। तो ये अवयव की संख्या के आधार पर हमारा तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, यानी विलयन होते हैं बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, ये तो अवयव के आधार पर हो गया। अब कहता है ना कि प्रवस्था के आधार पर, यानी कि किसके आधार पर, तो प्रवस्था के आधार पर। ठीक है ना, प्रवस्था के आधार पर, किसके आधार पर जी, तो प्रवस्था के आधार पर हमारा क्या, प्रवस्था के आधार पर हमारा विलयन के प्रकार। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारा क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए प्रवस्था के आधार पर, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल यही सीधे सवाल आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे जी। ठीक है, देखिए कहता है प्रवस्था के आधार पर विलयन जो होता है ये गैसीय विलयन होता है, द्रवीय विलयन होता है, ठोस विलयन होता है। यानी कि विलयन यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना, गैसीय विलयन होता है, द्रवीय विलयन होता है, ठोस विलयन होता है। और इसमें हमारा क्या है ना, विलेय एक होगा लेकिन विलायक की संख्या एक से अधिक हो सकती है बच्चों। गैसीय विलयन में हमारा विलेय सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। द्रवीय विलयन में भी हमारा विलेय जो है सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है। ठोस विलयन में भी हमारा विलेय जो है सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है। ठीक है ना, सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे जी। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जिसको क्या कहता है कि हम ठोस विलयन का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हमने सोना है ना, जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं, इसमें गोल्ड और कॉपर का ये क्या होता है, मिश्रण होता है ना। ओके, और 22 कैरेट का गोल्ड जो है ना, ये सॉलिड सॉल्यूशन बताता है बच्चों। दूसरा हमारा पीतल है, पीतल में हमारा कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है। तीसरा हमारा अमलगम है, इसमें मरकरी और दूसरा कोई मेटल जैसे कि धातु हमारा सोडियम रह सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट को नोट करते जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे विलेयता की सॉल्युबिलिटी की। तो कहता है निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है
कि विलेयता क्या है, तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली अधिकतम मात्रा विलेय की, यानी विलेय की अधिकतम मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। और देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, विलयन जो होता है ना, ये विलेयता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक असंतृप्त होता है, दूसरा हमारा संतृप्त होता है बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सांद्रता के कुछ पद हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। सांद्रता के पद जो पहला है, ये क्या है ना, वेट बाय वेट परसेंट है। ये द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत है, जिसका फॉर्मूला होता है, यदि हम विलेय का द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो विलेय का भार बटे का विलयन का भार गुने का 100। यदि हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत निकालें यहाँ पे, तो यहाँ भी फॉर्मूला जो होता है विलेय का आयतन बटे का विलयन का आयतन और गुने का क्या होता है, ये 100 होता है। ये फॉर्मूले को जरूर आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, ये 1 नंबर का सवाल, और ये फॉर्मूले की जरूर याद रखेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या जो है ना, ये क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है जी। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। और भी पॉइंट को याद रखने की बातें हैं कि यहाँ पे इसका मात्रक जो होता है वो हमारा मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ये मोलरता का सांद्रता का जो पद है, ये हमारा क्या है ना, ताप पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो मोलरता हो गया जी, ओके ना। अब देखिए मोलरता, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ मोलालिटी होगा, ये नहीं होगा, मोलालिटी होगा, मोलरता होगा, ठीक है ना। कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय के मोल की संख्या जो है मोलरता कहलाती है, मोलालिटी कहलाती है, और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। यही एक हमारा ऐसा सांद्रता का पद है जो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, तो ये हमारा ना ताप पे निर्भर नहीं करता है, ये ताप पे निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सीधे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मोल अंश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोल अंश की बात हो रही है, ठीक है। मोल अंश की बात हो रही है कि मोल अंश हमारा क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मोल अंश सबसे पहले क्या है ना, मोल अंश यहाँ पे क्या है कि एक बीमाहीन राशि है, और ये ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है बच्चों। ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है जी, है ना। यानी कि ये भी ताप पर निर्भर नहीं करता है जी। और इसमें याद रखिएगा कि किसी विलयन में यदि हमारा विलेय है और विलायक है, दोनों के मोल प्रभाज का योगफल जो है ये हमारा 1 के बराबर होता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि पीपीएम, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, है ना। पीपीएम का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटेगा विलयन का भार गुने 10⁻6। इस पीपीएम से समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा, वायु में प्रदूषण की मात्रा, टूथपेस्ट में क्लोराइड की मात्रा, और यहाँ पर याद रखेंगे ये पीपीएम का मतलब यही होता है जी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, तो कहता है अस्थिर ताप पर गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होता है जी। यानी कि हमारे यदि प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो गैस उसमें ज़्यादा घुलनशील होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाएंगे गैस की विलेयता उतनी बढ़ेगी। और KH यहाँ पे जो होता है ना, ये हेनरी कांस्टेंट होता है जी, है ना। और दूसरा पॉइंट याद रखने का कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है बच्चों। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। एकदम याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, कहता है बच्चों यहाँ पे कि हेनरी का नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ कहते हैं। ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। पहला, शीतल पेय में, यानी कि CO2 के उच्च दाब पर सील किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या होता है कि पर्वतारोही जो है ना अपने साथ, यानी पर्वतारोही जब आगे आगे ऊपर जैसे जैसे जाता है दाब का दाब घटते जाता है, और उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, जिससे हमारा एनॉक्सिया एक बीमारी होता है बच्चों, ठीक है ना। इससे सांस फूलने लगता है। तीसरा हमारा कहता है गोताखोर। गोताखोर जो है वो क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप क्या है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी गोताखोर होता है, यदि समुद्र में वो गोता लगाने के लिए जाता है तो अपने ऊपर जो है ना एक गैस सिलेंडर लेके जाता है, जिसमें हमारा उसमें क्या होता है, हीलियम मिलाया जाता है जी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है ना, ये दो वोलाटाइल लिक्विड के लिए है जी, दो वाष्पशील हमारा द्रव के लिए है। ये राउल्ट का नियम है कि उसमें आंशिक दाब जो होता है ना उसके मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। और इसमें यदि मिक्सचर में दो हमारा वोलाटाइल लिक्विड है तो दोनों का यहाँ पे यदि इस विलयन का आंशिक दाब देखा जाए तो दोनों के अलग अलग आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है बच्चों। और यहाँ पी नोट ए और पी नोट बी जो होता है ये क्या होता है, शुद्ध अवस्था में हमारा वाष्प दाब होता है जी। किसका होता है, तो विलयन में जो अवयव मौजूद रहते हैं उनका होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि आदर्श विलयन और आदर्श विलयन में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट कि आदर्श विलयन में ना ये राउल्ट के नियम को पालन करता है, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। एंथैल्पी परिवर्तन हमारा आदर्श विलयन के लिए शून्य होता है, आदर्श विलयन के लिए शून्य नहीं होता है। आयतन परिवर्तन हमारा आदर्श विलयन के लिए शून्य होता है, आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन में शुद्ध नहीं होता है। और चौथा, ठीक है, कि अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रिया ए और बी के बीच शुद्ध अवयवों ए और बी के विलयन के समान होता है, जबकि हमारा क्या होता है, अनादर्श विलयन में हमारा अन्योन्य जो क्रिया होती है वो क्या होती है, कम होती है मेरे बच्चों। बिल्कुल इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट करें। धनात्मक विलयन वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक हो जाता है तो वो धनात्मक विलयन होता है। इसमें डेल एच इंथैल्पी चेंज होता है, जीरो से बड़ा होता है। ये निम्न क्वथन अस्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं जी, उदाहरण के लिए एथेनॉल और एसीटोन, ठीक है। और यदि ऋणात्मक विचलन की बात करें तो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से इसका वाष्प दाब कम होता है और इंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इससे उच्च अस्थिर क्वाथी मिश्रण तैयार होता है, जैसे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बनता है बच्चों। एकदम ये VBI पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में 110% पूछे जाएंगे। इस तरह के सवाल 110% पूछे जाएंगे बच्चों। बिल्कुल इसी तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस तरह के सवाल हमेशा आएंगे आपके एग्जामिनेशन में मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे मोलारता और मोलता को परिभाषित करें। तो मोलारता क्या होता है कि 1 लीटर में घुले विलेय के मोल की संख्या मोलारता कहलाती है, जो कि हमारा क्या है ना कि ताप पर निर्भर करता है बच्चों। है मोलता जो है ये 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोल की संख्या जो कहलाती है ये हमारा मोललता कहलाता है। ये ताप पर निर्भर करता है जी, ये ताप पर निर्भर करता है और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, ठीक है। सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आएंगे जी, ओके ना। बिल्कुल इसी तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए तो हम कहाँ थे, हम थे बच्चों यहाँ पे मोलरता की परिभाषा को परिभाषित करें, यहीं पे थे हम लोग, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओ ये तो हो गया था जी, ये तो हो गया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे, ये क्लियर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि राउल्ट का नियम क्या है, उसकी सीमाएं को लिखिए। तो देखिए वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है ना उसका अपने मोल अंश का समानुपाती होता है, यानी कि P समानुपाती होता है मोल प्रभाज का, यानी P बराबर P नोट इंटू का X होता है। और इसकी सीमा यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। इसमें विलेय पदार्थ जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, तो अवाष्पशील होना चाहिए, विलेय का वियोजन या संगुण नहीं होना चाहिए बच्चों। वहाँ पे राउल्ट का नियम पालन होता है बच्चों। फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है हमारा कि क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए। तो कहता है जब किसी विलायक में अवाष्पशील हमारा विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात क्वथनांक हमारा क्या होता है, तो बढ़ जाता है बच्चों। यहाँ डेल्टा टीवी जो है क्वथनांक में उन्नयन होता है और यहाँ डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस का टी नोट बी होता है जी, ठीक है। और जहाँ टी नोट बी जो होता है ना, ये टी नोट बी जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो विलायक का वाष्प दाब होता है जी। और टीबी जो होता है विलयन का वाष्प दाब होता है। और केबी को हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जहाँ केबी का मात्रक जो होता है
केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है जी। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो कहता है किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका हिमांक कम हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट एफ माइनस का टी एफ होता है और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू का एम होता है बच्चों। यहाँ पे हमारा विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। ठीक है, यहाँ के एफ को हम हिमांक का अवनमन का स्थिरांक बोलते हैं और के एफ का मान जो है ना विलायक के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्या करता है देखिए प्रासरण ये हमारा प्रासरण और प्रासरण दाब को परिभाषित करे। कहता है विलायक के अणुओं का अर्धपरागम के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना ये प्रासरण क्रिया कहलाती है। और वह अतिरिक्त बाहरी दाब जो प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है प्रासरण दाब कहा जाता है, जहाँ पाई बराबर सी आर टी होता है या पाई भी बराबर एन आर टी होता है, जहाँ सी हमारा मोलरता होता है, आर हमारा गैस नियतांक होता है, टी हमारा ताप होता है बच्चों। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि विसरण और प्रासरण और प्रतिलोम प्रासरण क्या है। तो देखिए विसरण क्या होता है का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रासरण में क्या होता है विलायक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली जरूरी होता है। और प्रतिप्रासरण कहता है यदि विलयन प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, इसको हम प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं और जिसका उपयोग समुद्री जल के विलयनीकरण डिस्टिलेशन में किया जाता है बच्चों। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जी। चलिए हेनरी का नियम यहाँ पे कहता है क्या है, तो कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। हेनरी जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक होता है, ताप बढ़ने पर के एच बढ़ता है और विलेयता क्या होती है घटती है बच्चों। ठीक है, देखिए इसका अनुप्रयोग शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हेनरी का नियम का उपयोग करते हैं। गोताखोर है ना गोताखोर ओके ना बेंड्स होने से बचने के लिए हीलियम मिलाते हैं। अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए हम यहाँ पे हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जी। देखिए यहाँ पे अस्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कहता है दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो द्रव और वाष्प प्रावस्था में समान संगठन रखता है, एक अस्थिर ताप पर उबलता है, उसको अस्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह देखिए दो प्रकार का होता है, एक निम्न क्वाथी होता है, एक उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। राल्ट के नियम से निम्न अस्थिर क्वाथी मिश्रण धनात्मक विचलन शो करता है, उच्च क्वथन स्थिर राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करता है बच्चों। ठीक है, देखिए वांट ऑफ गुणक क्या है जी, तो वांट ऑफ गुणक यह विलयन के वियोजन या संगुण की मात्रा पर निर्धारित है, जहां वांट ऑफ फैक्टर बराबर होता है संगुण के बाद कणों की संख्या या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटेगा पूर्व में कणों की संख्या। जहां आई बराबर 1 होगा वहां तो न तो वियोजन होगा न तो संगुण होगा, जैसे कि यूरिया ग्लूकोज। आई का मान 1 से बड़ा होगा जैसे NaCl AlCl3, 1 से छोटा होगा संगुण यानी एसिटिक अम्ल या बेंजीन में ये हमारा आई का मान क्या होता है 1 से कम होता है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को तो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए ये सवाल देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि समान सांद्रता वाले AlCl3 MgCl2 NaCl3 यूरिया में क्वथनांक बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर लिखना होगा। AgCl3 को हम Al+3Cl माइनस करते हैं तो आई का मान 4 हो गया, MgCl2 में आई का मान 3 हो गया, NaCl में आई का मान 2 हो गया, यूरिया के लिए आई का मान 1 होता है। इसलिए जिसका आई का मान ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, जिसका आई का मान सबसे कम होगा उसका क्वथनांक सबसे कम होगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।